बात करेंगे आज कश्मीर की कहानी के अंतर्गत कि कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली प्रस्ताव पर जो चर्चा थी, चर्चा तो हुई या नहीं हुई वो तो आगे बताएंगे। मारपीट जो हुई उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन 370 बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और ये कांग्रेस और जो संगठन है उनका, वहाँ पे अन्य दल जो मिलकर सरकार बनाए हैं उन सभी ने किया। यानी कि स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि कांग्रेस 370 लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता कि देश की ज़्यादातर जनसंख्या 370 हटने से खुश है और ये इनके गले की हड्डी बनेगी भविष्य में। और महाराष्ट्र सरकार के जो चुनाव चल रहे हैं उन चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो और भारत के संविधान की शपथ खाई जाए, क्योंकि 370 आते ही संविधान की शपथ नहीं खाई जाएगी। और जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान की शपथ खाई है। आइए चलिए इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हम जानेंगे कैसे कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में बसाने के लिए लगभग 4000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट बनी है, उन दोनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 370 की बहाली से जुड़ा जो मामला है उसको आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी शुक्रवार को चौथा दिन था और इस दिन हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा एक पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे वहां पर बैठे विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या, विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगती है और इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ जाते हैं। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए और इस दौरान खुर्शीद जमीन पर भी गिर गए। उन्हें फिर बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद सभी भाजपा नेता वॉकआउट कर गए। खुर्शीद अहमद बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग के लिए जमानत पर रिहा किया गया था। विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी। ये 7 नवंबर की घटना है। 3 भाजपा विधायक इसमें घायल भी हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र के दौरान जो भी चीज़ें हुई, ये कहीं ना कहीं आपने लोकसभा में भी देखा होगा कि किस प्रकार से जब कोई चर्चा होती थी तो एक दूसरे का विरोध होता था। सदन में हंगामे के चलते पहले विधानसभा की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए, फिर कल तक के लिए यानी कि आज तक के लिए, पिछले जो दिन थे मतलब शुक्रवार और शनिवार 2 दिनों के लिए इसको स्थगित किया गया था। और लेगेंट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी के लिए जो बैनर लहराया था, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जमकर किया। मारपीट तक नौबत आ गए थे। उस पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने RS पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला। 3 विधायक घायल हुए। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते रहे। इस पर स्पीकर ने कहा कि यह विधानसभा है, मछली बाजार नहीं है। भाजपा ने इस दौरान कई आरोप भी लगाए। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, इनका नाम आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले हिंदू ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं देश की आज़ादी के बाद। तो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इसमें कहा गया, राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। यह जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करें, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, PC प्रमुख सज्जाद लोन और PDP विधायकों ने इसका विरोध भी किया। बीजेपी ने क्या आरोप लगाए, ध्यान से सुनिएगा।
जम्मू विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत भाजपा के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने 5 नवंबर को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया। वे इस दौरान स्पीकर हाय हाय और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाए गए। क्यों सब मिला जुला के स्पीकर को भी इसमें लपेट लिया गया कि भैया इन्हीं के द्वारा ये सब किया जा रहा है। शर्मा ने यह भी पूछा कि जब एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव लाया कैसे गया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसकी कॉपी फाड़कर वेल में फेंक दी। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जिसके बाद प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया गया। वहीं भाजपा विधायकों के आरोप को लेकर अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था। प्रस्ताव पास होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। थोड़ा रिजल्ट की चर्चा कर दें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का रिजल्ट जो 2024 का था, इसमें कुल सीटों की संख्या 90 है। बहुमत के आंकड़े के लिए 46 सीटें चाहिए होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी और इन दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं 46 का आंकड़ा पार हो जाता है। भाजपा को 29 सीट मिली थी, पीडीपी को 3 सीट मिली थी, सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी भी वहां पे 1 सीट पाई है और अन्य सीटों की बात करें तो 8 सीटें हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने का किस्सा क्या है, थोड़ी सी आपको चीज़ें यहाँ पे लेके चलता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया था। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना ने कबायली लड़ाकों को खदेड़ने की कोशिश की, खदेड़ा और उन्हें मार भगाया। 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हुई तो जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास था और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, जिसे हम कह सकते हैं सीज फायर वाला मामला जो था। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला मिर्जा अफसल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू हुई। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 1951 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन हुआ। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं, ये तय करना था। 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना और इसे एक अस्थायी प्रावधान बनाया गया। फिर संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान के जरिए जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्तता वाले राज्य का दर्जा देता है। अनुच्छेद 370 की रूपरेखा 1947 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार की थी। शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर जो है, संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन अन्य कानूनों को लागू कराने के लिए केंद्र राज्य से के अनुमोदन पर निर्भर था। यानी कि कुछ ही चीज़ों को छोड़कर सब कुछ कंट्रोल राज्य के हाथ में था। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था। इसकी वजह से ही जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह भी था। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, एक नागरिकता जम्मू कश्मीर की तो दूसरी भारत की होती थी, जबकि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की बात की जाती है। आप भारत के नागरिक हैं और अगर आप जाकर कहीं और नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा था। ये भारत में रह के ही 2 नागरिकता लेके घूम रहे थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360, जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, यानी कि आपातकाल नहीं लगाया जा सकता था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही अधिसूचना जारी की और राज्यसभा में इससे जुड़ा संकल्प पत्र भी पेश किया था। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए भारत सरकार की क्या पॉलिसी इस समय काम कर रही है।
तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के साथ ही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं, यानी कि नए सिरे से अब शुरू होने जा रहे हैं। इसके लिए 4600 परिवारों की सूची भी तैयार की गई है। इनमें करीब 175 परिवारों की पहले चरण में अगले 3 महीने में वापसी सुनिश्चित कराने की कोशिश की जा रही है कि भैया 3 महीने के अंदर हम लगभग 175 लोगों को जम्मू कश्मीर में लाएंगे। इस अभियान को अपने हाथ में लिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार, दोनों को मिलकर इसको काम करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय की अगर हम बात माने या उनसे जो बातें निकल के आ रही हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी की प्रक्रिया को लेकर इस बार जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसे व्यवहारिक रखने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा विरोध ना हो। पहले घर वापसी को पूर्ण रूप में रखा गया था, यानी जो विस्थापित होकर बाहर चले गए हैं वे अपने परिवार और सामान सहित कश्मीर में अपने मूल स्थान पर लौट आए। उन्हें कश्मीर में बसने के लिए आर्थिक मदद, नौकरी, सुरक्षा और बाकी सुविधा देने की बात की गई थी, लेकिन पूर्ण वापसी का यह प्रयोग अधिक सफल नहीं हो सका। माना जा रहा है कि इस कवायद के तहत पहले चरण में 175 परिवार घाटी में लौटेंगे। उनकी सुरक्षा और जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विशेष व्यवस्था करेंगे। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार या वहाँ से जो बातें निकल के आई हैं, मीडिया में जो बातें छपी हैं उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ से ये बातें निकल रही हैं कि 4600 ऐसे परिवार हैं जिनकी सूची बनाई गई है और इस बार कश्मीरी पंडितों की पूर्ण रूप से घर वापसी को शिथिल किया गया है। विस्थापितों को की जगह उन्हें प्रवासी की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि उन्हें विस्थापित नहीं प्रवासी कहा जाएगा। यानी ऐसे विस्थापित जो कामकाज या रोजगार, शिक्षा के लिए बाहर हैं, यानी कि वो यहाँ से भाग नहीं गए हैं, वो किसी काम से कश्मीर से बाहर थे। तो ये कानून में थोड़ी सी लचीलापन लाने की कोशिश की गई है। नई योजना में उन्हें घाटी के उनके पैतृक घर का मालिकाना हक सौंपने, घर की जरूरी मरम्मत के लिए 100% आर्थिक मदद ये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। बिजली पानी मीटर में मूल निवासियों का नाम, पता और जमीन जायदाद की डिजिटल मैपिंग के साथ प्रमाण पत्र सौंपने आदि शामिल हैं। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित वापसी चाहते हैं उन्हें यह सुविधा होगी कि वे चाहें तो अभी जिस जगह काम में लगे हैं वह करते रहें, लेकिन छुट्टियों या पर्व त्यौहार या अपने रिश्तेदारों मित्रों के घर पर किसी आयोजन में ठीक उसी तरह शामिल हों जैसे अन्य राज्यों के प्रवासी करते हैं। यानी कि भले ही आप मान लीजिए दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, आप कश्मीरी पंडित हैं, आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप जाइए अपना वहाँ पे घर बनवा लीजिए, सरकार तो फंड देगी ही। और उसके बाद क्या करना है कि आप भले वहाँ ना रहिए, लेकिन कभी त्यौहार पड़े या कोई पास पड़ोस में या रिश्तेदारों के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ जाकर आप सम्मिलित हों, ऐसा लगे कि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। और 4600 परिवार जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, जो घाटी से पलायन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। इन्हें विस्थापितों की श्रेणी में रखना जारी रहेगा, लेकिन एक उप नियम के जरिए इन्हें प्रवासी का दर्जा दिया जाएगा, यानी जो मूल रूप से घाटी के रहने वाले हैं और कामकाज के लिए बाहर हैं, लेकिन साल 2 साल में अपने घर आते रहते हैं। राज्य सरकार पंचायत और वार्ड स्तर पर यह माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि जो कश्मीरी पंडित घर लौटे उन्हें पड़ोसी और स्थानीय प्रशासन से वह सारी सुविधाएं और सहयोग मिले जो वहाँ रहने वाले गैर पंडितों को मिल रहा है। यानी कि वहाँ जाने के बाद इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी और कहीं ना कहीं फिर से जम्मू कश्मीर हरा भरा दिखाई देगा हिंदुओं से। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी मुश्किल बनी हुई है। 419 परिवारों ने बिना सरकार की मदद से घाटी में लौटने के लिए हिम्मत भी दिखाई थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय में आवेदन किया था, लेकिन 5 साल बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला था। और ये 419 उन 60,000 परिवारों में से ही हैं जिन्होंने 1989 के आतंकी हमलों के चलते घाटी को छोड़ दिया था। बड़ी बात यह है कि फरवरी 2021 में गृह मंत्रालय राज्य सरकार से कह चुका है कि पंडितों के कश्मीर में पुनर्वास के लिए राज्य बजट का 2.5% हिस्सा खर्च करे। फिर भी प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं किया और इस नीतिगत योजना को लागू भी नहीं किया। बीते दिनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में पुनर्वास जल्द शुरू होने के संकेत दिए थे, लेकिन ये कब से शुरू होंगे ये स्पष्ट नहीं था। इस पर प्रशासन चुप है। फिलहाल केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 2019 से उपराज्यपाल का शासन चल रहा है, इसलिए बजट का पैसा केंद्र से उपराज्यपाल और फिर वित्त विभाग के पास आता है। बीते 3 साल में केंद्र से राज्य को 3.38 लाख करोड़ रुपए मिले। यदि इस बजट का 2.5% पैसा पुनर्वास के लिए मिला होता तो 8,465 करोड़ रुपए खर्च होते, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए न पैसा जारी किया न पुनर्वास हुआ। 1989 में उत्तर कश्मीर के बारामूला
जिले में रहने वाले भरत काचरू अभी जम्मू में रह रहे हैं। काचरू कहते हैं कि उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर में बसने के लिए हमने 3 जगह सरकार को बताई है। हमें सिर्फ ज़मीन उपलब्ध हो जाए तो हम घर बना लेंगे। वहीं कश्मीरी प्रवासियों की वापसी, सुलह व पुनर्वास मामलों से संबंधित समिति के अध्यक्ष महालदार कहते हैं कि 6 महीने पहले 76 पंडित परिवारों ने भी सरकार से यही बात कही थी। साथ ही इस काम में मदद के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया था। किस प्रकार से पुनर्वास का काम होगा, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी इन्होंने कहा कि सही जवाब राहत एवं पुनर्वास विभाग ही दे सकता है कि कब इनकी वापसी होगी। जब पुनर्वास विभाग के अधिकारी ललित भट्ट से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि 2.5% बजट की बात प्रक्रिया में है, बाकी बात विभाग के कमिश्नर बता देंगे। उधर कमिश्नर कुलदीप कृष्ण सिद्धा ने क्या कहा था वो भी जान लीजिए कि इन्होंने कहा था कि इनका ट्रांसफ़र हो गया है, इस पर कुछ नहीं बता पाएंगे। नए कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, वैसे मेरे लिए इस मुद्दे पर बोलना उचित नहीं होगा। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू ने जो बताया है वो आपको जान लेना चाहिए। साल 2008 और 2016 में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य को अब तक 922 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनमें 6000 छोटे घर बन रहे हैं। यहाँ 5600 कश्मीरी पंडित रहेंगे जिन्हें इस पैकेज के तहत रोजगार मिलना है, लेकिन ये पैसा पुनर्वास बजट में शामिल नहीं है। ये घर भी सरकारी प्रॉपर्टी है, जो कर्मचारी काम छोड़ेगा उसे यह क्वार्टर भी छोड़ना पड़ेगा। सतीश महालदार कहते हैं कि हम पीड़ित हैं और हमें वापसी की सुविधा देना सरकार का दायित्व है। आरटीआई से पुनर्वास बजट का पता चलने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। दिल्ली में रहकर पुनर्वास और वापसी की लड़ाई लड़ रहे संगठन के चेयरमैन सतीश महालदार ने ये बातें बताई। उन्होंने कहा कि 3 दशक में जो भी सरकार आई सबने वापसी का सपना दिखाया, लेकिन वापसी की तारीख नहीं बताई। राहत एवं पुनर्वास विभाग में अप्रैल 2022 में आरटीआई लगाने पर यह पता चला कि राज्य बजट का 2.5% हिस्सा हमारे पुनर्वास पर खर्च करने का फैसला नीतिगत है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। विभाग का तर्क है कि जब भी सरकार इस पर निर्णय लेगी तब लागू कर दिया जाएगा। यानी कि सब मिला जुला कर ये सब चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं इस पर चर्चा चल रही है, तो भविष्य में जो योजना है वो लागू होने की बात हो सकती है। उम्मीद है कि सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी और कब क्या होगा ये भी आपको समझ में आ चुका है कि अभी तो फिलहाल तुरंत में कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमारा अकाउंट जो है आपको यूट्यूब चैनल पर ही लिंक मिल जाएगा। आप जैसे हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, फेसबुक का लिंक मिलेगा, तो आप फेसबुक पर जाकर अविनाश पाठक मोहन फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे लोकल अपडेट्स आते रहते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।